Hello students, how are you? I hope you are fit and fine. Today we are going to learn lesson number 2, historiography. इतिहास लेखन. हिस्टोरियोग्राफी, इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा. इतिहास लेखन करने की भारतीय परंपरा क्या थी, ये हम इस पाठ में पढ़ेंगे. इसके पहले हमारा जो फर्स्ट लेसन था वो भी हिस्टोरियोग्राफी था, लेकिन वो डेवलपमेंट इन द वेस्ट था. हिस्टोरियोग्राफी इतिहास लेखन करने का डेवलपमेंट वेस्ट में मतलब यूरोप में कैसे हुआ, ये हमने पहले पार्ट में पढ़ा है. तो इस पार्ट में हम क्या करेंगे, ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, भारत की इतिहास लेखन की परंपरा क्या रही है, ये हम पढ़ेंगे. सेकंड पॉइंट है, इंडियन हिस्टोरियोग्राफी में वेरियस आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स, अलग अलग कौन से आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स है, ये हम इस पार्ट में पढ़ेंगे. तो ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, तो भारत में इतिहास लेखन की परंपरा क्या है. वी लर्न अबाउट द वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी. हमने इन द लास्ट लेसन में, फर्स्ट लेसन में हमने वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, इतिहास लेखन की वेस्टर्न परंपरा, पाश्चिमात्य यूरोप में परंपरा कौन सी थी, ये हमने पढ़ा. हमने क्या पढ़ा उस लेसन में कि वहाँ पे रिसर्च मेथड कैसी यूज़ की जा रही थी. मोस्टली 16-17 सेंचुरीज में वहाँ पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, मशीन्स का यूज़ करने जाने लगा, तो बहुत सारी चीज़ें साइंस से हो रही है ऐसा लोगों को लगने लगा. तो उनका जो हिस्ट्री लिखने का जो अप्रोच था वो साइंटिफिक हो गया. साइंटिफिक कि जो भी कहीं सुनी बातें थी वो अब हमें लिखनी नहीं चाहिए. जो भी हम हिस्ट्री करके लिखते हैं उसके लिए कुछ प्रूफ होना चाहिए. किसी भी बताया और लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी वहाँ पे शुरू हुई, मतलब साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से यूरोप में देखे जाने लगा. उसमें बहुत सारे इतिहासकार आगे आए, रेने देकार्त, वोल्टेयर, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगेल, लियोपोल्ड वॉन रैंके, कार्ल मार्क्स ने बताया कि भाई हिस्ट्री मतलब दो वर्ग के बीच होता है, गरीब और श्रीमंत. एनल स्कूल आया, एनल स्कूल बताने लगा कि भाई खाली राजाओं का इतिहास मतलब इतिहास नहीं होता है. वहाँ पे उस टाइम सोशल कंडीशन कैसी थी, पॉलिटिकल क्लाइमेट कैसा था, और बहुत सारे बारे में भी लिखना चाहिए, ऐसा एनल स्कूल का मानना था. बाद में फेमिनिस्ट हिस्टोरियोग्राफी आई उधर. फेमिनिस्ट आज तक जो इतिहास लिखा जाता है वो खाली मेल डोमिनेटेड है, तो उसमें फीमेल का भी इंक्लूजन होना चाहिए. सिमोन डी बोवा आपने याद रखा होगा, मिशेल फुको. तो ये सारे वेस्टर्न ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी कैसे शुरू हुई हमने देखा इन द लास्ट लेसन. इन दिस लेसन, ये लेसन में हम वी विल नो अबाउट द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन हिस्टोरियोग्राफी. तो वेस्टर्न में तो देखी, लेकिन अभी भारत में किस तरह की हिस्टोरियोग्राफी की परंपरा रही है वो हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं. हिस्टोरियोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड, हम ये हिस्टोरियोग्राफी अभी 3 पीरियड में पढ़ेंगे. पहला तो भारत में एंशिएंट पीरियड है,
सेकंड मिडिवल पीरियड है और थर्ड वन इज मॉडर्न पीरियड। एंशिएंट पीरियड, मिडिवल पीरियड और मॉडर्न पीरियड। पहले हम देखेंगे हिस्टोग्राफी इन द एंशिएंट पीरियड। इन द एंशिएंट पीरियड इन इंडिया, एंशिएंट पीरियड कितना रहा है हमारा? सपोज यहाँ पे मैंने टाइम लाइन निकाली है। सपोज ये यहाँ पे 0 है, अभी तो हमारा 2020 चल रहा है। 2000 के अभी हम पीछे जाएंगे, 2010, 2000, 1900 वगैरह ऐसा पीछे जाएंगे, तो हम जाएंगे यहाँ पे 0 तक। ये 0 यहाँ पे हम समझते हैं यीशु क्रिस्ट, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ है। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म होके 2020 साल हो गए, तो इसके पीछे भी हम जा सकते हैं। तो ये हम पीछे जाएंगे, पीछे जाते जाते समझो हमारा हिस्ट्री जो है इंडिया का वो 10,000 साल से शुरू होता है। ये सब एंशिएंट इंडिया है, ये सब यहाँ से लेके 1206 तक एंशिएंट इंडिया है। ये सब एंशिएंट इंडिया है। तो 10,000 में क्या क्या हुआ? तो बहुत सारी घटनाएं घटी थी आज तक। ये इसको हम कहेंगे पैलियोलिथिक एजिस। पैलियोलिथिक एजिस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें मिली थी कि एक्स, क्लेवर्स, ये जो पाक में उस टाइम मिली थी हमें। बाद में ब्लेड्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आंध्र प्रदेश तुंगभद्रा रिवर के पास में महाराष्ट्र, भोपाल, छोटा नागपुर, प्लेटो, ये सारी चीज़ें यहाँ इस एरिया में ये पीरियड में मिली थी। तो यहाँ तक हम समझो आगे आते हैं तो समझो 6000 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा शुरू होता है। इसको हम मेसोलिथिक टूल्स यहाँ पे हमें मिले थे, मेसोलिथिक टूल्स। तो आगे हम आएंगे समझो यहाँ तक, समझो 3000 तक BCE। तो ये जो पीरियड है इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन 2600 तक, 3000 से लेके 2600 पीछे, ये हड़प्पा सिविलाइजेशन। आपने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो सुना होगा आपने, फिल्म भी देखी होगी। तो ये सिविलाइजेशन यहाँ पे शुरू होती है। उसके बाद में समझो 2600-500 से लेके 1500 तक ये जो है बिगिनिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन बाद में यहाँ से शुरू होके 1200 से लेके शुरू होके 500 तक ये हमारा वैदिक पीरियड हो गया। वैदिक, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद वगैरह जो लिखे गए इस पीरियड में लिखे गए। ये इंडो आर्यन रूल यहाँ था। महाजन पद, आज 16 महाजन पद अपने 6th में पढ़ा होगा, 16 महाजन पद। बाद में उपनिषद वगैरह थे संस्कृत में। 550 में यहाँ पे महावीर का जन्म हुआ है। जैनिज्म का फाउंडेशन हुआ यहाँ पे। 560 यहाँ पे इस एरिया, इस दौरानी, इस दरम्यान बुद्धा, गौतम बुद्ध का पीरियड यही है। बाद में यहाँ पे इससे आगे हम निकलते हैं 364 में समझो यहाँ पे महापद्मनंद जो था वो पहला नंदा डायनेस्टी का रूलर था। तो ये सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। ये अलेक्जेंडर यहाँ पे आया था। धनानंद को मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मौर्य किंगडम की यहाँ पे स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक द ग्रेट,
कलिंगा वॉर, वो सातवाहन डायनेस्टी वगैरह, ये सब यहाँ पे आते हैं। इससे हम आगे निकलते, यहाँ पे हम अभी सी में आएंगे, कॉमन एरा। कॉमन एरा में यहाँ से यहाँ तक, कॉमन एरा में क्या क्या हुआ था बहुत सारा। फिर यहाँ पे शक डायनेस्टी आहे, त्यानंतर अजातशत्रू, गौतमीपुत्र सातकर्णी, कनिष्क, कुषाण किंग, और समझो बहुत सारे यहाँ पे डायनेस्ट, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, चालुक्य और राष्ट्रकूट डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी यहाँ पे। तो ये सब यहाँ पे हम प्राचीन अपने इंडिया में बहुत सारे इवेंट्स, अभी मैंने जितने भी नाम बताए वो सारे वहाँ पे घटे थे। तो ये इन द एंशिएंट पीरियड ऑफ इंडिया, मेमोरीज ऑफ द ग्रेट डीड्स, जो महान कार्य किए, अभी मैंने इतने बहुत सारे नाम बताए उन्होंने, ऑफ एंसेस्टर्स, ये हमारे पूर्वज थे, एंड मिथोलॉजिकल लोअर। मिथोलॉजिकल लोअर वही उसी दरम्यान शुरू हुआ। मिथोलॉजिकल मतलब पुराण कथा, लोअर मतलब स्टोरीज। पुराण कथा बहुत सारी पुराण कथा है, 16 पुराण से है। तो मिथोलॉजिकल लोअर जो होती है वो होती है बेस्ड ऑन मिथ्स, फेबल, ट्रेडिशनल ओरल स्टोरीज बोलते हैं हम, पारंपरिक मौखिक कथा है कि जो भी हो सकता है वो सही हो या नहीं हो। बहुत सारी कथा है, समझो पुराण कथा में भक्त प्रहलाद की कथा आपने सुनी होगी, सुनी है या सुनाओ? ठीक है, मैं सुनाता हूँ कि समझो अभी ये मैं बता रहा हूँ कि मिथोलॉजिकल लोअर स्टोरीज किस प्रकार की होती है, तो वो भी हम हिस्ट्री मान के चलते थे। सो अब आप सोचना है कि वो सही होगी या गलत। तो समझो अभी हिरण्यकश्यपु समझ के करके एक राजा था, असुरों का राजा, दैत्यों का राजा। उसने ब्रह्मा की पूजा की, तपस्या की, ब्रह्मदेव उसको प्रसन्न हुए और उसको वर दिया कि तुम्हें ना कोई आदमी मार सकता है ना कोई जानवर मार सकता है, आपका मृत्यु ना दिन में होगा ना रात में होगा, आपकी मृत्यु ना घर में होगी ना बाहर होगी। तो इस तरह का उसे वरदान दिया था। अब वो समझने लगा कि मुझे कुछ कोई नहीं मार सकता है, तो उसको अहंकार चढ़ गया। उसके राज्य के सभी लोग उसकी पूजा करने लगे, उसको ही भगवान मानने लगे। तो उसकी प्रजा उसको भगवान मानने लगी। लेकिन उसका जो पुत्र था हिरण्यकश्यपु का, प्रहलाद, वो विष्णु की पूजा करता था। तो उसको गुस्सा आता था कि सब लोग मेरी पूजा करते हैं लेकिन मेरा बेटा मेरी पूजा नहीं करता है। तो उसने बहुत समझाया प्रहलाद को, लेकिन वो समझा नहीं। तो उसने असुरों को आज्ञा दी कि इसको मार डालो। तो असुरों ने उसको लेके जाके मारने की कोशिश की अपने हथियारों से, लेकिन वो मरा नहीं। सेकंड टाइम उसको बहुत एक बड़े से पर्वत से नीचे फेंक दिया, लेकिन नीचे विष्णु ने उसे पकड़ लिया। थर्ड टाइम हिरण्यकशिपु की बहन थी एक, होलिका नाम की, होलिका, तो उसको भी ब्रह्मा से वरदान मिला था कि वो जलकर नहीं मरेगी अगर उसके पास ब्रह्मा ने दी हुई चादर रहेगी। तो वो चादर में वो बोली अपने भैया को, मैं उसको लेके चिता पे बैठती हूँ और अगर चिता जलने लगेगी तो मैं मेरी चादर लपेट लूँगी और प्रहलाद जो है मर जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, होलिका के वो चादर हवा के झोंके से प्रहलाद से लिपट गई। तो प्रहलाद बच गया और होलिका मर गई। तो किसी भी कारण प्रहलाद नहीं मरता है करके हिरण्यकश्यप बोला कि तू हर बार विष्णु 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 करता है
तो मुझे बताओ ये विष्णु है कहाँ पे, ये खंबे में है क्या? तो प्रहलाद बोला भगवान तो हर जगह रहते हैं, इस खंबे में भी होंगे। तो उसने वो खंबे पे अपनी तलवार चलाई, खंबे को तोड़ा, तो उसमें से नरसिंह अवतार धारण के विष्णु बाहर आए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ा और अपने गोद में लिया, आड़ा कर दिया और उसको बोले देख, तुझे वरदान मिला था, ना तो आदमी से मरेगा ना जानवर से मरेगा। मैं ना आदमी हूँ ना जानवर हूँ, मेरा आधा शरीर आदमी का है, आधा शरीर बोले तो मेरा मुंह सिंह लायन का है। ना तो रात को मरेगा ना तो दिन को मरेगा, तो अभी तो शाम होने वाली है। ना तो घर में मरेगा ना बाहर मरेगा, मैं तो तुझे दहलीज पे मार रहा हूँ। ऐसा करके उसने उसे मार डाला हिरण्यकशिपु को। अभी इसे कहते मिथोलॉजिकल लोअर। तो ये भी हमारी हिस्ट्री की परंपरा थी। ऑल्सो मेमोरीज ऑफ सोशल ट्रेडिशंस, सामाजिक परंपरा क्या रही है उसकी यादें, वेर प्रिजर्व्ड विद द हेल्प ऑफ ओरल रिसाइटल्स। ओरल तो उस जमाने में तो लिखने के लिए कुछ वो अभी तक डिस्कवरी नहीं हुई थी, कोई स्क्रिप्ट आई नहीं थी। तो मौखिक रूप से एक दूसरे को बता के, परदादा ने हमारे दादा को बताया, दादाजी ने हमारे पिताजी को बताया, पिताजी अब हमें बता रहे हैं, हम अभी अगले हमारे जनरेशन को बताएंगे। तो ओरल रिसाइटल से ये सब सोशल ट्रांजिशन, सामाजिक स्थिति अंदर कैसे हुए, ये सब मिथोलॉजिकल लोर वगैरह ग्रेट डीड्स ऑफ एंसेस्टर्स जो है वो चलते आ रहे थे, हम उसको हिस्ट्री मान के चल रहे थे। द इंस्क्रिप्शंस ऑन हड़प्पन सील्स, द इंस्क्रिप्शंस मतलब जो अभी देखो यहाँ पे सील्स दिखता है हमको, कुछ तो यहाँ पे कार्विंग करके रखा है। तो इंस्क्रिप्शन ये कार्विंग किया हुआ ऑन द हड़प्पन सील्स, हड़प्पन जो कल्चर था हमने देखा अभी प्राचीन हिस्ट्री में, तो जो सील्स थे, स्टैम्प पे कुछ इंस्क्रिप्शन करके रखे थे। तो इंस्क्रिप्शन बहुत सारी चीज़ों पे इंस्क्रिप्शन करके रखते थे। मतलब तो अभी मैंने बताया कि लिखने की तो परंपरा नहीं थी, लिखने के लिए कुछ उस टाइम कागज नहीं थे, तो किस पे लिखते थे? रॉक पे, पिलर्स पे वगैरह, है ना। तो बहुत सारे जो है मेहरौली इंस्क्रिप्शन, मैं अभी बता रहा हूँ, जो फेमस है वो मेहरौली इंस्क्रिप्शन है दिल्ली में, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन है, नासिक इंस्क्रिप्शन है महाराष्ट्र में, नाणेघाट इंस्क्रिप्शन महाराष्ट्र में है, हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है भुवनेश्वर उड़ीसा में, ऐहोल इंस्क्रिप्शन है कर्नाटक में, ग्वालियर इंस्क्रिप्शन है एमपी में। तो ये सब इंस्क्रिप्शन है ऑन द हड़प्पन सील्स। वैसे हड़प्पन सील्स पे जो इंस्क्रिप्शन थे एंड अदर आर्टिफैक्ट्स, और जो बाकी के आर्टिफैक्ट्स क्या होता है? तो ये आदमी लोगों ने, पुराने लोगों ने जो बनाए चीज़ें थी, आर्टिफिशियल प्रोडक्ट, गोल्ड के रही हो, सिल्वर के रही हो, पॉटरी, हैंडमेड ऑब्जेक्ट, टूल्स, वेपन्स, ज्वेलरी वगैरह, क्लोथिंग, ये सब जो आर्टिफैक्ट्स है, कंफर्म दैट, इससे हम ये कंफर्म कर सकते हैं इंडियंस हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ राइटिंग। इंडियन लोगों को लिखने की कला में वो मास्टर थे। एज अर्ली एज 3rd मिलेनियम BCE की मैंने अभी बताया आपको टाइमलाइन, BCE 0 से लेके पीछे हम लगेंगे 3000 तक। यहाँ पे क्या हुआ था? 3000 हड़प्पन संस्कृति, हड़प्पन में बोला आपको, हड़प्पन जो स्टील्स थी तो उसे हम इंडस्क्रिप्ट भी कहते हैं। इंडस्क्रिप्ट पिक्टोग्राफिक, उसमें पिक्चर वगैरह रहते थे। तो
अभी ये हड़प्पन जो लैंग्वेज है, तो देखते हैं आगे क्या होता है उसका। 3rd मिलियन BCE, और परहैप्स बिफोर दैट, उससे भी आगे शायद हम लोगों को राइटिंग की आर्ट मालूम होती होगी। हाउएवर द हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है, हड़प्पन स्क्रिप्ट मतलब अभी जो हम ये दिखते हैं, इंग्लिश में लिखा है, इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश है, लेकिन ये स्क्रिप्ट जो है वो रोमन है, ध्यान में रखो। हम बोलते इंग्लिश है, लेकिन लिखने की जो स्क्रिप्ट है वो रोमन है, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस समझो, फ्रेंच है, स्पेनिश है, उसकी स्क्रिप्ट भी यही है, मतलब A to Z यही लेटर्स है। तो स्पेनिश लैंग्वेज लेकिन स्क्रिप्ट रोमन, फ्रेंच लैंग्वेज स्क्रिप्ट रोमन, इंग्लिश लैंग्वेज स्क्रिप्ट रोमन, ऐसे। तो हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है इज नॉट येट सक्सेसफुली डेसिफर्ड, अभी भी वो डेसिफर नहीं हुई है, मतलब अंडरस्टूड नहीं हुई है। डेसिफर्ड अभी भी चल रहा है, उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि अस्को पार्पोला नाम है। अस्को पार्पोला जो ये है, हैज बीन स्टडिंग दिस अनडेसिफर्ड राइटिंग। अस्को पार्पोला जो है 40 बरस हो गए, वो फिनलैंड नाम का देश आपको मालूम होगा, तो फिनलैंड के हेलसिंकी, उसकी कैपिटल हेलसिंकी यूनिवर्सिटी में अभी भी उसका अर्थ क्या है रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट, द अर्लीस्ट नोन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल नेचर, अर्लीस्ट पुराना जो नॉन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है, लिखी हुई जो रिटर्न हमारा डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट मतलब पेपर वगैरह जो है, वो कौन है, ऑफ हिस्टोरिकल नेचर फाउंड इन इंडिया, वो इंडिया में हमें मिला है, आर इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन वही जो हमने जहाँ था कुछ इंस्क्राइब करके रखा है, तो वो बहुत पुराना है। दे आर डेटेड टू द 3rd सेंचुरी BCE, 3rd सेंचुरी इतना पीछे वो जाता है। दैट इज एम्पेरर अशोका मौर्य टाइम्स, इतना पुराना है कि वो अशोका मौर्य का टाइम का है, अशोका मौर्य। तो मैंने आपको टाइमलाइन दिखाई, 268 से लेके 232, 268 से 232, हाँ ये जो पीरियड है अशोक का पीरियड है, उसको सम्राट अशोक भी कहते हैं। उसने मौर्य डायनेस्टी में जन्म लिया है। ही वॉज द ग्रैंडसन ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के वो ग्रैंडसन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो चाणक्य, आपने नाम सुना होगा, चाणक्य या कौटिल्य। तो चाणक्य जो था वो नंद के दरबार में थे। तो जो लास्ट नंद डायनेस्टी का लास्ट का जो एम्पेरर था, उसका नाम था धनानंद ने कौटिल्य का इंसल्ट किया, तो उसने उसको चैलेंज किया कि मैं तुम्हारा ये जो साम्राज्य है वो डुबो दूंगा, और चंद्रगुप्त मौर्य को जरिए उसने वो नंद जो डायनेस्टी थी वो डिस्ट्रॉय की और मौर्य डायनेस्टी शुरू हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा था समझो, उसके बेटे का नाम था, मतलब अशोका मौर्य जो है वो बिंदुसार का बेटा है। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार का अशोका मौर्य। तो ये जो है, ये मौर्य जो पाटलिपुत्र अभी का पटना जो है, वहाँ पे उनका जन्म हुआ, और उनके मम्मी का पिताजी का नाम बिंदुसार बोला मैं, मम्मी का नाम था सुभद्रांगी। तो ये अशोक सम्राट ने क्या किया, आपने पढ़ा है कि कलिंगा वार हुआ, और कलिंगा वार के बाद उसने बुद्धिज़्म एक्सेप्ट किया
और जगह जगह पे उसने पिलर्स बनाए। तो पिलर्स जो थे, तो यहाँ पे दिया है आगे, हिज एडिक्ट्स आर इंस्क्राइब्ड ऑन नेचुरल रॉक्स एंड स्टोन पिलर्स। वो सम्राट अशोका की जो एडिक्ट्स थे, उसने जो भी ऑर्डर दी थी, कमांड दिए थे, वो जो इंस्क्राइब करके रखे, कहाँ पे? नेचुरल रॉक्स, रॉक पे, तो अभी भी है, एंड स्टोन पिलर्स। उस जो स्टोन पिलर थे वो 40 या 50 फीट के थे, और वो स्टोन पे उसने बहुत सारी जो ऑर्डर्स थे इंस्क्राइब करके रखे हैं। वो पिलर के ऊपर अलग अलग हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है 3 लायन वाला है ना, सत्यमेव जयते, तो वो ऐसे एक पिलर से लिया हुआ है। वो पिलर जो है अभी सारनाथ यूपी में है। तो फ्रॉम द फर्स्ट सेंचुरी सी से इंस्क्रिप्शन बिगिन टू ऑकर ऑन कॉइन्स। वो फिर कॉइन्स पे भी आने लगे। कॉइन्स जो थे, कॉइन्स को पुराने ज़माने में कहा जाता था पुरानास, कारशापन्स, है ना, और पाना। जो महाजनपद थे उसके ज़माने में वो कहा जाता था। बाद में मौर्य के पीरियड में कहने जाने लगा रुपया रूप, वो सिल्वर के थे, सुवर्ण रूप वो गोल्ड के थे, ताम्र रूप वो कॉपर के थे, सीसा रूप वो लीड के थे। तो वो जब कॉइन्स मेटल इमेजेस, मतलब मेटल पे इमेजेस बनाने जाने लगे, मूर्तियाँ, स्कल्पचर्स, स्टैचूज वगैरह लकड़ी में से, बाद में पत्थरों से स्कल्पचर्स वगैरह बनाने जाने लगी ये। एंड ऑल्सो ऑन कॉपर प्लेट्स, और कॉपर प्लेट भी कुछ एंग्रेव करने लगे, इंस्क्राइब करने लगे। जो हमारा दिखता है अभी अभी ये कॉपर प्लेट है। कॉपर प्लेट पे कुछ ना कुछ ये लिखा हुआ है। तो ये कॉपर प्लेट, दे प्रोवाइड इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। और ये सारी चीज़ें हमें क्या करती है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। वी गेट टू नो अबाउट द डेट्स ऑफ वेरियस किंग्स। हमें अलग अलग राजाओं के बारे में, उनके डेट्स के बारे में मालूम पड़ता है। डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज, डायनेस्टिक जीनियोलॉजी कैसी थी? डायनेस्टिक मतलब कि किसका बेटा कौन था, है ना। तो वो जीनियोलॉजी, उसको हम समझो। अभी यहाँ पे मैंने अभी धनानंद जो था, धनानंद का नाश करके ये नंदा डायनेस्टी खत्म हुई। तो उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य आया, चंद्रगुप्त के बाद बिंदुसार आया, बिंदुसार के बाद अशोका, अशोका के बाद दशरथ, बाद में संप्रति, शालीशुक, देववर्मन, है ना, बाद में शतधनन, बृहद्रथ। और मौर्य पीरियड का लास्ट का एम्पायर था बृहद्रथ। उसको मार के उसका जनरल जो था, आर्मी जनरल, वो पुष्यमित्र शुंग था। वो 184 में उसने शुंग डायनेस्टी की शुरुआत की। तो ये सब, ये डायनेस्टिक जीनियोलॉजीज हमें मालूम पड़ते हैं। टेरिटोरियल एक्सटेंट, कि उन्होंने जितना जो राज्य अपना कहाँ तक स्प्रेड किया था, वो हमें मालूम पड़ता है। एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उनका प्रशासन कैसा रहता होगा, प्रशासन, अर्थ व्यवहार वगैरह, है ना, सामाजिक व्यवहार, देश कैसे चलाते होंगे। और वेरियस एम्पायर्स, अलग अलग एम्पायर्स के बहुत सारे एम्पायर्स तो यहाँ पे होके गए। तो वो एम्पायर्स के एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रहे होंगे। एम्पायर बोले तो आपने पढ़ा है, सॉरी कहाँ पे गया, एम्पायर्स, एम्पायर्स में मौर्य एम्पायर है, मुगल एम्पायर है, गुप्ता एम्पायर, है ना, बाद में मराठा एम्पायर तो आपने सुना है, दिल्ली सल्तनत, कुशान, हर्षवर्धन वगैरह, सब ये एम्पायर्स की मालूमात होती है। किंगडम्स एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल इवेंट्स, उस जमाने में कौन कौन सी पॉलिटिकल इवेंट्स घटी होगी, राजनीति के कुछ इवेंट्स, कौन से इवेंट घटे हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी उस समय,
सोशल सिस्टम कैसी थी, मतलब 4 वर्ण थे। सबसे ऊपर था ब्राह्मण, बाद में वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, है ना। वो क्लाइमेट उस समय कैसा होगा? फैमाइन, फैमाइन मतलब सूखा, अकाल कहते हैं हम लोग इसको, ड्रॉट। तो ड्रॉट कैसे होता है? ड्रॉट में, फैमाइन में एक्सट्रीम एक्सट्रीम स्केर्सिटी ऑफ फूड, खाने के लिए नहीं मिलता है। एक्सट्रीम हंगर रहता है उधर, बहुत ही भूखमरी होती है। किसकी वजह से? समझो क्रॉप फेल्योर होता होगा, नेचुरल डिजास्टर आया होगा, पुअर वेदर की वजह से, समझो इंसेक्ट प्लांट डिसीज होते होंगे। कभी उस टाइम वॉरफेयर होता था, बहुत सारे युद्ध होते थे, तो उस दरम्यान क्रॉप का डिस्ट्रक्शन होता होगा, तो उसे हम कहते हैं फैमाइन। तो मॉडर्न हिस्ट्री में अभी 1970 72 2-3 साल, अभी 1970 से 72 तक आपके दादाजी को पूछो, दादाजी को मालूम हो, ग्रैंडफादर को, तो वो फैमाइन आके गए। अब द रिस्पेक्टिव टाइम, उस जमाने में कब हुआ ये फैमाइन वगैरह, तो ये सब हमें हिस्ट्री से मालूम पड़ता है। द एंशियंट इंडियन लिटरेचर, हमारे जो प्राचीन भारतीय जो लिटरेचर है, लिटरेचर मतलब नॉवेल्स, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, पोएम्स वगैरह, ट्रैवलॉग्स वगैरह, इंक्लूडिंग द एपिक्स। उसमें क्या क्या है? रामायण है, रामायण के बारे में आपने सुना होगा। राम, उनकी पत्नी सीता, उनका भाई लक्ष्मण, है ना, उनके पिताजी का नाम दशरथ, माँ का नाम कौशल्या। तो उनको कैकेयी की वजह से, उनकी जो स्टेप मदर थी, कैकेयी की वजह से अपना घरदार छोड़ना पड़ा, और वो दंडकारण्य साउथ इंडिया में चले गए वनवास के लिए 14 साल के लिए। उनके साथ में लक्ष्मण भी गया था। बाद में रावण ने सीता का अपहरण किया लंका में, श्रीलंका में वो लेके गए। हनुमान जी गए बाद में उधर, और उनसे युद्ध करके उनको छुड़ा लाए। वो तो रामायण में हमने पढ़ा है। महाभारत है, महाभारत तो आप, महाभारत में अर्जुन, भीम, इनका नाम सुना होगा, कृष्ण, और ये 5 पांडव, नकुल, सहदेव, और उसका युद्ध अपने भाइयों के साथ, कौरव के साथ, 100 कौरव थे। तो ये महाभारत। पुराण आपने सुना होगा, पुरानी बातें मतलब बहुत ही ओल्ड वाली। तो कौन कौन से पुराण थे? आपने ऐसे 18 पुराण हैं, मुझे बोल टेक्स्ट, नॉवेल नहीं, टेक्स्ट बोलते हैं उसको, वॉल्यूम्स, ग्रंथ। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, भविष्य पुराण, वराह पुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण, महाभागवत पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मांड पुराण, मार्कंडेय पुराण, लिंग पुराण, वायु पुराण, नारदीय पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मावर्त पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण और कूर्म पुराण, ऐसे पुराण हैं। ये पुराण भी एंशिएंट लिटरेचर में आते हैं। जैन एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैन के जो ग्रंथ होते हैं उन्हें हम आगम्स कहते हैं। आगम्स, समय सारा, नियम सारा, प्रवचन सारा, अत्तपहुद, ये सब प्राकृत, संस्कृत, मराठी, तमिल, राजस्थानी, है ना, ये सब हिंदी, गुजराती, कन्नड़ लैंग्वेज में मिलते हैं। बाद में बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट के भी जो टेक्स्ट ग्रंथ है वो त्रिपिटक है, वो पाली भाषा में
लिखा है। यहाँ पे हमें महायान हीनयान दो पंथ दिखते हैं उसमें। हिस्टोरिकल अकाउंट्स बाय इंडियन ऑथर्स, जो भारतीय ऑथर्स थे उस ज़माने में, उन्होंने कुछ तो लिखा है। अकाउंट मतलब लिखा हुआ, वृत्तांत बोलते हैं उसको। तो इंडियन ऑथर्स उस ज़माने में कौन थे, तो मैं आपको नाम बताऊंगा खाली आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। अश्वघोष, बादरायन, बाणभट्ट, भरत मुनि, भारवी और कौन, भूभूति, भास, बिल्हन और चाणक्य या कौटिल्य बताया, दंडीन, गुणाढ्य, हाल, हर्षवर्धन, जैमिनी, जयदेव, कलहन, कालिदास, कंबार, क्षेमेंद्र, माघ, मातंग मुनि, विशाखा दत्त, विष्णु शर्मा, व्यास, याज्ञवल्क्य, ये सब हमारे एंशिएंट ऑथर्स है। इनमें से कुछ का नाम आपने सुना भी होगा। एंड ऑल्सो ट्रैवलॉग्स। ट्रैवलॉग मतलब प्रवास वर्णन कहते हैं उसको। किसी भी बाहर की जगह हम देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ हमने क्या क्या देखा वो सब हम ट्रैवलॉग में लिखे रखते हैं। तो ट्रैवलॉग्स बाय फॉरेन ट्रैवलर्स, उस ज़माने में हमारे देश में बाहर के ट्रैवलर्स कौन कौन आए थे, उन्होंने भी कुछ लिख के रखा है। समझो मेगास्थेनिस ने इंडिका नाम का टेक्स्ट लिखा है। फाहेन, ये जो बुद्धिस्ट मंक था, उसने अ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम करके लिखा है। बाद में डेमोचुस ये ग्रीक एम्बेसडर था। उसने क्या किया है, बिंदुसार के दरबार में वो था। इत्सिंग ये चाइनीज बुद्धिस्ट मंक था। उसने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट इनटू वर्ल्ड, ऐसा उसने एक ग्रंथ लिख के रखा है। बाद में अल मसूदी करके है। अल मसूदी वो अरब हिस्टोरियन था। उसको हेरोडोटस ऑफ अरब कहते हैं। हेरोडोटस तो ये फादर ऑफ हिस्ट्री है। हेरोडोटस फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं उसको। तो ये जो अल मसूदी है उसे हेरोडोटस ऑफ अरब कहते हैं। उसने जो अरबी में लिखा था, द मीडोज ऑफ गोल्ड एंड माइंस, ये उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। युआन शॉन्ग या ह्यूएस संग, वो भी चाइनीज बुद्धिस्ट मंक था। उसने रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड करके लिख के रखा है। ये मैं आपको खाली इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि कौन कौन से फॉरेन ट्रैवलर्स आके गए थे। आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, ये भी सारे हमारे प्राचीन इंडिया का हिस्ट्री लिखने के लिए हमें इम्पोर्टेंट है। राइटिंग ऑफ बायोग्राफीज ऑफ किंग्स, वहाँ पे बायोग्राफीज मतलब चरित्र। ऑटोबायोग्राफीज खुद का लिखा हुआ, खुद के बारे में। और ऑटोबायोग्राफीज मतलब दूसरे के बारे में, दूसरों को उसके, समझो महात्मा गांधी जी है अभी, तो महात्मा गांधी जी अभी तो हमने उनको देखा नहीं है, लेकिन उनके बारे में जो जो कुछ लिख के रखा है वो सब पढ़ के हम अलग सा एक लिखेंगे तो उसे हम बायोग्राफी कहेंगे। तो उस जमाने किंग्स के बारे में एंड डायनेस्टिक हिस्ट्रीज, डायनेस्टिक कौन कौन सी डायनेस्टी होके गई उस ज़माने में, तो उसकी हिस्ट्री है। तो डायनेस्टी मैं आपको बताता हूँ खाली आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। तो आपको मालूम होना चाहिए एंशिएंट इंडिया में अपने भारत में कौन सी डायनेस्टी होके गई। मगध डायनेस्टी, प्रद्युत डायनेस्टी, हरियांका डायनेस्टी,
शिशुनाग डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब घराना, नंद डायनेस्टी, मौर्य डायनेस्टी, कण्व डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, सातवाहन, वाकाटक, कुशान, पल्लव, कदंब, चालुक्य, हर्ष, गुर्जर परिहार, पाल, होयसाल, बहामन, बाद में ये सब हमारे यहाँ पे डायनेस्टी होके गए। उनके बारे में ये जो हिस्ट्री जो मार्क एन इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द इंडियन हिस्टोग्राफी, ये सब हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण इंडियन हिस्टोग्राफी लिखने के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल दिया है हर्षचरित, रिटर्न इन 7th सेंचुरी सी, कॉमन एरा में लिखा है हर्षचरित करके। किसने लिखा है? बाणभट्ट। ये बाणभट्ट कौन थे? ये संस्कृत प्रूज राइटर थे, संस्कृत राइटर थे एंड पोएट भी थे। वो किंग हर्ष के दरबार में दरबारी कवि थे, तो उन्होंने किंग हर्षाज बायोग्राफी लिखी है। तो बायोग्राफी क्या करती है? इट पोर्ट्रेज अ रियलिस्टिक पिक्चर किसका? सोशल, सामाजिक, इकोनॉमिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजकीय, रिलीजियस, धार्मिक एंड कल्चरल लाइफ ड्यूरिंग द किंग्स टाइम, कि हर्षवर्धन के ज़माने में वहाँ पे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ कैसी थी, वो सब लिखने का काम बाणभट्ट ने किया है। बाणभट्ट जो है वो कहाँ पे थे? कहाँ से थे? छपरा, बिहार। उनका जन्म बिहार में हुआ और जो मृत्यु है वो कनौज में हुआ था, कनौज। उसने हर्षचरित लिखा, इसके बावजूद एक पार्वती परिणय नाम का काव्य भी लिखा था। तो यहाँ पे क्या है? यू वुड लाइक टू नो दिस, आपको ये अच्छा मालूम करना अच्छा लगेगा, इसे बोलते हैं हमको। सोहागौरा कॉपर प्लेट, अभी ये कॉपर प्लेट है, कॉपर प्लेट पे कुछ तो एंग्रेव करके लिखा है, एंग्रेव किया है। लिखने का उस तो पेपर तो नहीं था, कागज नहीं था, तो कॉपर प्लेट यूज किया है। द कॉपर प्लेट वॉज फाउंड एट सोहागौरा, जो सोहागौरा में कॉपर प्लेट मिली है। सोहागौरा कहाँ पे है ये? तो सोहागौरा है ये डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। गोरखपुर का नाम उत्तर प्रदेश में गोरखपुर है। तो जो भी अभी भी आज भी गीता प्रेस करके बहुत बड़ा पब्लिशिंग हाउस है उधर, वो गीता प्रेस क्या करते हैं? खाली धार्मिक ग्रंथों का प्रकाशन करती है, धार्मिक ग्रंथों का, उत्तर प्रदेश। और गोरखपुर हमें जो अभी यूपी के जो चीफ मिनिस्टर है, कौन है चीफ मिनिस्टर यूपी के? कौन है? योगी आदित्यनाथ जी, ध्यान में रखो, योगी आदित्यनाथ, वो गोरखपुर जिले से है। तो इट इज सपोज टू बी फ्रॉम द मौर्यन पीरियड, ये जो है कॉपर प्लेट मौर्य पीरियड का है, ऐसे समझा जाता है। द इंस्क्रिप्शन ऑन इट, ये जो इंस्क्रिप्शन दिखता है हमको, ये भी क्या लिखा है? ये जो है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। कौन सा स्क्रिप्ट है? ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट किसने खोजा? तो ऋषभनाथ। ऋषभनाथ कौन थे? फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे। टॉट राइटिंग स्किल टू हिज डॉटर भांबी। तो पहले जो ऋषभनाथ थे, फर्स्ट जैन तीर्थंकर, उन्होंने अपनी बेटी भांबी को राइटिंग स्किल सिखाते थे। तो ये स्किल है, समझो, ये स्क्रिप्ट है वो। तो भांबी का बाद में हो गया ब्राह्मी। तो द सिंबल्स नोन एज ट्री इन रेलिंग, उसमें क्या क्या है? ट्री रेलिंग है, अभी जो यहाँ पे दिखता है ट्री है, ये झाड़ है, यहाँ पे पेड़ है। और रेलिंग बोले तो ये अभी भी हम जो गांव में जाते हैं, गांव में, तो गांव में पेड़ रहता है, गांव, और लोग पेड़ के बाजू में ये ऐसा स्ट्रक्चर रहता है,
तो लोग यहाँ पे बैठते हैं गप्पा बोले तो बातें करने के लिए, चर्चा कर डिस्कस करते हैं। बूढ़े लोग यहाँ पे बैठते हैं, फिल्मों में आपने देखा होगा शायद। तो यहाँ पे रेलिंग है, पेड़ है, रेलिंग है, और क्या है, एंड माउंटेन दिखता है, माउंटेन सा ऐसा कुछ यहाँ पे दिख रहा है हमको। अभी तो उस टाइम तो कागज़ तो नहीं थे, तो इसमें उन्होंने ये यहाँ पे इंस्क्राइब किया है। एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्क्रिप्शन, अभी ये इंस्क्रिप्शन जो लिखा है कुछ, इसके पहले ये इंस्क्राइब किया है उन्होंने। ऑल्सो अराउंड पंच मार्क्ड कॉइन्स, तो ये सब जो है, ये पेड़, माउंटेन वगैरह, उस ज़माने में समझो एक कॉइन रहेगा उनका, ऐसा कॉइन। पंच मतलब यहाँ से ऐसा होल, तो यहाँ पे भी वो ऐसे इंस्क्राइब करके दिखता होगा शायद। अनदर सिंबल विच लुक्स लाइक स्ट्रक्चर, और एक स्ट्रक्चर दिखता है, इरेक्टेड ऑन 4 पिलर्स। 4 पिलर्स है, अभी समझो देखो यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये 4 पिलर है। ये 4 पिलर कैसे किसके है? ये 4 पिलर जो है इज सपोज टू बी इंडिकेटिव ऑफ अ ग्रैनरी दिखता है ये। अभी ये 4 पिलर यहाँ पे स्ट्रक्चर आगे ऊपर है, वो ग्रैनरी है। स्टोर हाउस, क्या स्टोर करके रखते होंगे? द इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स, और ये इंस्क्रिप्शन पे ऐसा लिखा है, ब्राह्मी स्क्रिप्ट, क्या लिखा है इस पे? रिकॉर्ड द रॉयल ऑर्डर, ये राजा का हुक्म है, दैट द ग्रेन स्टोर्ड इन द ग्रैनरी, जो ये ग्रैनरी में धान्य स्टोर करके रखा है, वो शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड केयरफुली, वो हमें केयरफुली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इट इज सपोज टू बी सजेस्टिव, और ऐसा माना जाता है कि ये सजेस्टिव है, और प्रिकॉशंस, कि हमें प्रिकॉशन लेनी है, टेकन इन द टाइम्स ऑफ फैमाइन, कि वहाँ जब सूखा पड़ता होगा, अगर सूखा पड़ेगा इन फ्यूचर, तो हमें क्या करना है, वो धान जो है, वो ग्रेन जो है, वो केयरफुली यूज करना चाहिए। तो ऐसा यहाँ पे लिखा है। तो आई होप आपको ये पार्ट अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, you can tell me in comment box. If you like it, then press the button of thumbs up, share it to your friends, and best of luck for your future, for your exam. Have a nice day. Subscribe my channel, और जो बेल आएगी उसको दबाओ, ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिले। अगर मैं अगले जब वीडियो बनाऊंगा तो आपको वो मिलेगा। थैंक्स अ लॉट।